जय हिंद दोस्तों। सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और बेसिक क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे और इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे हाई लेवल क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? बायोस्फीयर रिजर्व्स, एडवर्ड स्विस, इकोसिस्टम, ए बी कैंडल, इकोलॉजी, ए जी टेंसले एंड बायोडाइवर्सिटी रेटर। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। बायोस्फीयर रिजर्व का ये जो टर्म है ये दिया था पहली बार एडवर्ड स्विस ने, जबकि जो इकोसिस्टम है वो बोला था एजी टेंसले ने। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले भी। रीटर एंड अर्नस्ट हीकल, इन्होंने पहली बार इकोलॉजी टर्म यूज़ किया था। ओके, सो रीटर एंड अर्नस्ट हीकल, इन्होंने पहली बार जो टर्म यूज़ किया था वो था इकोलॉजी। और बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है वो पहली बार यूज़ किया था रेमंड एफ डसमैन ने। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। एरिया सेग्रीगेशन टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, सो दे हैव डिवाइज द एरिया सेग्रीगेशन कि जो बीच वाला एरिया है उसको कोर एरिया बोलते हैं, ये वाला। यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत सारे। उसके बाद जो ये जोन है ये बफर जोन बोली जाती है। देखिए ये जो है ये आपका कोर एरिया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो, सॉरी ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, और ये वाला जो एरिया है ये बफर जोन में आता है। ऑलराइट, उसके बाद होता है जो थर्ड एरिया होता है वो ट्रांजिशन एरिया होता है। कोर एरियाज़ में रिसर्च एक्टिविटीज़ हो सकती है। रिसर्च एक्टिविटी एक्चुअली तीनों में हो सकती है, कोर एरियाज़ में भी, बफर एरियाज़ में भी और ट्रांजिशन एरियाज़ में भी। उसके लिए हर जगह परमिशन मिल जाती है। कोर एरियाज़ में कोई ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं हो सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ होंगे? बफर जोन्स में हो सकते हैं पॉसिबली, और ट्रांजिशन जोन में भी हो सकते हैं। और टूरिज़्म भी बफर और ट्रांजिशन में ही हो सकता है। कोर एरिया में कोई टूरिज़्म के लिए नहीं जाएगा। एजुकेशन या ट्रेनिंग जो है वो भी आपके ट्रांजिशन और बफर एरियाज़ में ही होगी। तो अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ एक ही एरिया आउट ऑफ दीज, एक ही एरिया है रिसर्च का जो तीनों जोन्स में कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल फोटोग्राफ्स आर सूटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन द कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क? विच ऑफ द फॉलोइंग एरियल फोटोग्राफ्स आर सूटेबल, तो कौन से फोटोग्राफ्स इसमें सूटेबल रहेंगे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए कॉर्बेट और राजाजी में? स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल या एक्स्ट्रा लार्ज स्केल? तो स्मॉल स्केल फोटोग्राफ्स जो हैं वो सूटेबल रहेंगे फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन द कॉर्बेट एंड राजाजी नेशनल पार्क। इसकी कोई रीजनिंग नहीं दी हुई है देखिए, बट आई थिंक फॉर मोर क्लैरिटी ये होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी? देखिए आ गया यूपीएससी का फेवरेट, जो आप बोल सकते हैं कि नेशनल पार्क है या लेक भी है, लोकटक लेक इधर, इसके अलावा संगाई डेयर है। तो ये कुछ फेवरेट टॉपिक है जो रिपीटेडली कहीं ना कहीं वो पूछ ही लेता है। सो इट इज़ केबल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि सिचुएटेड है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, मणिपुर में। और ये नेशनल पार्क जो है यहाँ पे बहुत सारे फ्लोटिंग डीकम्पोज प्लांट मटेरियल्स हैं जिनको लोकल लैंग्वेज में फुमड़ी बोलते हैं। और रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड अ पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज द स्टेट बटरफ्लाई? देखिए ये हुआ था पहली बार 2016 में। महाराष्ट्र ने 2016 में एक स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था और ये इसका नाम था ब्लू मॉर्मोन। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ स्टेट बटरफ्लाई। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर, अभी तो देखिए इसके अलावा भी बाकी सारे स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स से निकालिए, बट ये पहला स्टेट था। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर द ब्लू मॉर्मोन एज द स्टेट बटरफ्लाई। ब्लू मॉर्मोन एक लार्ज स्वेलो टेल बटरफ्लाई है जो कि प्राइमरीली श्रीलंका और इंडिया में पाई जाती है और वेस्टर्न घाट मेनली रेस्ट्रिक्टेड होती है वेस्टर्न घाट्स में।
साउथ इंडिया में और कोस्टल बेल्ट्स में। ये सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया की। सदर्न बर्ड विंग इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट बटरफ्लाई। ये हमने डिस्कस भी किया था अपने करंट अफेयर्स के जो शाम में हम डिस्कशन करते थे, तो उसमें हमने डिस्कस भी किया था, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ कर्नाटका। नोटेबली महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट एंड कर्नाटका सेकंड स्टेट बन गया, इसने स्टेट बटरफ्लाई किया है। तो सदर्न बर्ड विंग थी। अभी हमने डिस्कस किया था कि गोल्डन बर्ड विंग जो थी उसका थोड़ा सा और ज़्यादा जो विड्थ था उसके स्पैन्स का, वो थोड़ा और था। ठीक, तो ये करंट न्यूज़ है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ यूनेस्को। कौन इंक्लूडेड? देखिए अभी तो इनमें से सही हैं, सभी हैं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब नहीं था, बट अभी इसमें सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को वो स्टार्टेड इन, तो ये स्टार्ट हुआ था 1971 में, मैप प्रोग्राम। 1971 में यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, जिसका एम क्या है कि एक साइंटिफिक बेसिस स्टेब्लिश करना for the improvement of relationship between people and their environment. Great Himalayan National Park, which has been accorded the UNESCO World Heritage Site status, ये कहाँ पर है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 754.4 स्क्वायर किलोमीटर and it is located in the Kullu district of Himachal Pradesh. The Great Himalayan National Park Conservation Area as a natural site was inscribed into the UNESCO World Heritage List during the session of the 38th World Heritage Committee in Doha, the state of Qatar, on 23rd June 2014. Alright. Next, the Oceanic National Park of India is located in. So, Oceanic National Park of India जो है वो कहाँ located है? वो कच्छ में located है. It is located in Gulf of Kutch in Jamnagar, Gujarat. So ये जो पार्क है इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में और ये 162.89 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सो ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है कच्छ में। अभी देखिए नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं बिकॉज कच्छ एरिया हम थोड़ा ड्राई मानते हैं, बट इसको याद ही कर लीजिए कि आप कन्फ्यूज, अगर निकोबार आइलैंड्स दिया तो मे बी आप सोचें कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये आपको लगे या ये भी लग सकता है। सो ध्यान दीजिएगा, ओशियनिक नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? गल्फ ऑफ कच्छ, जामनगर, गुजरात में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग एरिया द लार्जेस्ट यूनेस्को अप्रूव्ड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो एरिया वाइज जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार लार्जेस्ट यूनेस्को अप्रूव्ड बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। गल्फ ऑफ मन्नार जिसका एरिया है 10,500 स्क्वायर किलोमीटर, ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इन टर्म्स ऑफ एरिया approved by UNESCO. However, terms of the area, it is second largest biosphere reserve. The largest biosphere reserve in India is Run of Kutch with a total area of 12454 square kilometer. अच्छा, out of these it is the largest. एरिया अप्रूव्ड बाय यूनेस्को की बात कर रहे हैं। ओके, तो यूनेस्को ने जो एरिया अप्रूव किया उसके हिसाब से तो गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो जो गल्फ ऑफ जो रन ऑफ कच्छ है वो और बड़ा है इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, लोकटाक या लोकटक लेक, नामदफा नेशनल पार्क। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो नोक्रेक हमने कल भी देखा था कहाँ पर है ये, तो ये था मेघालय में और ये है गारो हिल्स में। लोकटक लेक जो है वो मणिपुर में है और फुमडीज के लिए फेमस है। एंड नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, दाफला हिल्स में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाते हैं दोनों। सो आंसर इज़ ए। So Nokrek National Park, it is located 2 km from the Tura Peak in the West Garo Hills district of Meghalaya. UNESCO added this park to its list of biosphere reserves in May 2009. Loktak Lake is the largest freshwater lake of India. ठीक है, तो एक और इसके लिए important fact है इसका कि largest freshwater lake है इंडिया की।
और ये लोकेटेड है मणिपुर में। एंड ये किसके लिए फेमस है? फुमडीज़ के लिए। फुमडी ज़्यादा फ्लोटिंग प्लांट जो उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, और इन्हीं के ऊपर जो है वो संगाई डियर जो है वो जंप करते हुए निकलता है, तो ऐसा फील होता है कि वो डांस कर रहा है, इसीलिए उसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। नामदफा नेशनल पार्क की लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, और ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। 16th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कोल्ड डेजर्ट लाइज इन। सो कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? ये हमने पहले भी देखा है, अपने जो बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करे थे, हिमाचल प्रदेश में, और ये 16th बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, तो ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। इसको 2009 28 अगस्त 2009 को इसको डिक्लेयर किया गया था 16th बायोस्फीयर रिजर्व। ऑन 20th सितंबर 2010 शेषाचलम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश इसको 17th डिक्लेयर किया गया, और 25 अगस्त 2011 को जो लेटेस्ट जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद नहीं ऐड किए गए हैं, पन्ना मध्य प्रदेश, इसको डिक्लेयर किया गया था 18th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 16वां जो है वो है आपका कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, देन 17th है शेषाचलम, ये कहाँ पर है? आंध्रा में, और 18th जो है वो है पन्ना। अगर हम ईयर देखें 2009, 2010, 2011। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द अगस्थमला बायोस्फीयर रिजर्व? Okay, they are asking about the wildlife sanctuaries and tiger reserve. So अगस्थमला बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या आ रहा है? नैयर, पेपरा एंड शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, साथ ही साथ कलक्कड़ मुंडुथराई टाइगर रिजर्व, तो ये इसमें आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट। देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि सारा याद करना पड़ेगा, उस समय न्यूज़ में रहा होगा, 2019 की बात है, किसी वजह से न्यूज़ में होगा, इधर टाइगर रिजर्व की वजह से न्यूज़ में हो सकता है कुछ, तो इसीलिए आई आस्क्ड यू कि जब हम करंट अफेयर्स भी देख रहे थे तो मैंने आपको यही बोला था कि जब भी कोई न्यूज़ आती है तो अगर वो किसी लाइमलाइट में है तो आप उसके आसपास दाएं बाएं ऊपर नीचे सब देख लीजिए कि क्या है, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। और ख़ासकर यूपीएससी की अगर हम बात करें, स्टेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बट यूपीएससी जो है वो इधर उधर से पूछ लेता है, तो जितना भी है उसका राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ देख लीजिए, क्योंकि एक तो आपको भी 10 मिनट के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपकी नॉलेज भी एनहेंस हो रही। अब ये भी नहीं है कि हर एक न्यूज़ को लेके आप बैठ गए दिन में सिर्फ 5 ही न्यूज़ पढ़ पाएँ, क्योंकि 2 घंटे तक आपने उसके ऊपर रिसर्च कर दिया, तो 5 दूनी 10 घंटे तक आपकी रिसर्च चल रही, वो नहीं होना है। ठीक है, वो नहीं होना है। आप कोई भी न्यूज़ आती है आप उसके लिए 10 मिनट दीजिए, उसको गूगल कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल रही है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, दैट इज़ ओके, बट उसके अलावा उसके आसपास का कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हैं वो आप याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर ये रहा होगा न्यूज़ में, फ़र्ज़ करते हैं कि ये रहा होगा न्यूज़ में, तो इसके साथ ये इन्फॉर्मेशन अटैच हुई होगी कि ये यहाँ पर है, ये तो आया ही होगा उस समय। अब यहाँ पर और कौन कौन है ये आ गया, तो यही यहाँ से ही क्वेश्चन निकल आते हैं। खासकर यूपीएससी थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज पे भी टारगेटेड हैं जो कमिंग 2025 का है, तो इस तरह की करंट न्यूज़ जो है उसमें आप 10-10 मिनट अपने दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ से और ज़्यादा फैक्ट्स निकलने के नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो अब आपको पढ़ के इतना समझ आ जाएगा कि कहाँ टाइम देना है, कहाँ नहीं देना है। फॉर अ वेरी न्यू स्टूडेंट ये थोड़ा सा डिलेमा रहता है, बट अगर आप बिल्कुल ही नाइव हैं, बिल्कुल ही नए हैं, तो थोड़ा सा डिलेमा आपको हो सकता है, बट अगर आपने ऑलरेडी 1 या 2 अटेम्प्ट दे रखे हैं स्टेट का या यूपीएससी का, तो आप थोड़े से एक मेच्योर्ड स्टेज में आ जाते हैं। ऑलराइट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग हाउ मच सोलर पावर कैपेसिटी इन द ईयर 2022। तो इन्होंने 100 गीगावाट की कैपेसिटी के बारे में बोला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2022। 2022 तक इन्होंने ये टारगेट रखा था कि 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी इंडिया की हो जाएगी, इंस्टॉलिंग कैपेसिटी हो जाएगी। अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर 2022 हैज़ बीन सेट, विच इंक्लूड्स 100 गीगावाट फ्रॉम सोलर। तो देखिए टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी का टारगेट कितना रखा था? 175, 175 गीगावाट, जिसमें से 100 तो होगी सोलर से, 60 होगी विंड से, फिर उसके बाद 10 होगी बायो पावर से और 5 होगी स्मॉल हाइड्रो पावर से।
तो इस तरीके से 175 गीगावाट हो जाएगी, ठीक है। 100 फ्रॉम सोलर एंड 60 फ्रॉम विंड, ये दो मेजर हो गए। उसके बाद 10 बायो पावर से और 5 स्मॉल हाइड्रो पावर से। द गार्डन ऑफ 5 सीजन्स इज लोकेटेड नियर, तो गार्डन ऑफ 5 सीजन्स जो है वो कहाँ पर है, मेहरौली में, ठीक है। द गार्डन वॉज इनाग्रेटेड इन February 2003 और ये 20 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियन एक्स, ओके, एक्स यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है। अब आपको ये बताना है नीचे ऑप्शंस में से कि एक्स क्या है, तो पहले इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियन एक्स, ऑलराइट। टुडे देयर आर जस्ट अबाउट 20,000 to 25,000 eggs in their natural habitat, spreading over across the evergreen forest, dry thorn forest, swamps and grasslands। तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ रह सकते हैं, जिसके बारे में पूछ रहा है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी रह सकता है, ड्राई थॉर्न में भी, स्वैम्प्स में भी, ग्रासलैंड्स में भी। द प्राइम हैबिटेट्स आर हाउएवर द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, लेकिन प्राइम हैबिटेट है उनका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडियस को हिंदी में क्या बोलेंगे, आई थिंक पर्णपाती वन होते हैं ये। चलिए देखते हैं। द एक्स पॉपुलेशन इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर दे आर फाउंड इन देहरादून एंड नैनीताल ऑफ उत्तराखंड टू फॉरेस्ट एरियाज ऑफ बिजनौर उत्तर प्रदेश एंड टू द वेस्टर्न घाट, ठीक है। द एक्स पॉपुलेशन इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर दे आर फाउंड इन देहरादून एंड नैनीताल ऑफ द उत्तराखंड to the forest areas of Bijnor in UP, to the western ghats in the states of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. सेंट्रल इंडिया में इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है सदर्न बिहार एंड उड़ीसा में। ईस्ट में वो देखे जा सकते हैं नॉर्थ बंगाल में, आसाम में और कुछ और स्टेट्स में। तो यहाँ पे जो ये एनिमल एक्स है वो क्या है, तो भाई ये जो एनिमल एक्स है वो और कोई नहीं, हमारा प्रिय एशियन एलिफेंट है, हाथी है, हाँ, गज। The description given in the question is referring to Asian elephants and areas mentioned in the above paragraph are the habitat of Asian elephants. तो इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सब कुछ यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, अब क्या करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो मैंने आपको भी दाएं बाएं की बात की थी वो यहाँ से आती हैं। अब ये क्वेश्चन अगेन कब का है, IAS 1999 का है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इज इन इंडिया, इट इज़ एस्टिमेटेड। देखिए 95 का ये क्वेश्चन है। टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है टाइगर की दुनिया में वो है 3,000 से 4,000। अभी 3,000 से 4,000 के बीच में 1,000 आ जाते हैं, बट ओके। इंडिया की बात करें तो इंडिया में है 2967, जो कि लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से डेटा है, टाइगर्स, विच इज़ हाईएस्ट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो दिए थे उन्होंने वो सही नहीं हो सकता है। 95 के टाइम पर 6,000 का, क्योंकि 16 तो बहुत हो जाते हैं, इतने तो पॉसिबली नहीं है, 6,000 तक हो सकते होंगे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। With reference to detailed report of tiger census 2018 released by the Government of India in July 2020, which of the following statement is or are correct? India has 70% of its of total global tigers population. Nearly 30% of India's tigers live outside tiger reserve. ठीक है, तो 70% जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, और नियरली 30% जो इंडिया, उन 70 में से जो 30% है इंडिया के टाइगर, वो टाइगर रिजर्व से बाहर रहते हैं। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टाइगर सेंसस 2967 टाइगर्स जो हैं वो इंडिया में अलाइव हैं। एंड डिटेल रिपोर्ट के हिसाब से टाइगर सेंसस 18 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज़ करती है जुलाई 2020 में इसने रिलीज़ किया था। इंडिया हैज़ 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन एंड नियरली 30% of India's tigers live outside the tiger reserves. Which of the following national parks has started to use a drone or unmanned aerial vehicle for wildlife management? तो ये है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटका में। इन्होंने ड्रोन यूज़ करना शुरू किया या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज़ करना शुरू किया फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। Which national park or sanctuary has been selected to house the Gir lions
ये जो है ये है पालपुर कूनो या कूनो पालपुर भी इसको बोलते हैं, और ये है एमपी में, शिवपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये है। द कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ selected as the reintroduction site for the endangered Asiatic lion because it was a home to Asiatic lions before they were hunted to extinction in about 1873. Consider the following pairs. Protected area well known for भितरकर्णिका उड़ीसा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाने जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी ठीक है। इराविकुलम केरला हुलॉक गिबन। देखिए ये दोनों ठीक है। हुलॉक गिबन जो है वो एज अ स्पीशी ही वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है, तो केरला में उसको उसका प्रोटेक्टेड एरिया नहीं होगा, ठीक है, मेनली असम में पाया जाता है। बाकी जो दोनों ऑप्शन है, भितरकनिका उड़ीसा, यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को प्रोटेक्ट किया जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क ये एक इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक मैग्निफिसेंट बर्ड है और उसको कंसिडरेबली अच्छे नंबर्स में देखा जा सकता है इस पार्क में। और हुलॉक गिबन जो है ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, स्पेसिफिकली आसाम में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो ये पाए जाएंगे वेस्टर्न घाट में। Besides India, great hornbills are also found in Nepal, Bhutan, China and Indonesia. With reference to India's great national park, desert national park, which of the following statements are correct? डेजर्ट नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है इस पार्क में, और ये एक नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसका आंसर सी इज़ 1 and 3 ओनली। कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है इस पार्क में। ये अचंभित करने वाली बात थी, क्योंकि ह्यूमन हैबिटेशन ऑलमोस्ट है हर जगह, तो नहीं होता तो टेंशन हो जाता है ना। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है राजस्थान के। कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में। और ये एक नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, जिसको लोकली गोदावन भी बोलते हैं। स्टेटमेंट 1 और 3 इसमें करेक्ट है। ह्यूमन हैबिटेशन पाई जाती है पार्क के अंदर, सो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी घड़ियाल्स इन द नेचुरल हैबिटेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट? तो घड़ियाल देखने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? चंबल नदी में आना पड़ेगा। तो चंबल जो है इट इज़ रिवर इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट। द साइंटिफिक नेम ऑफ घड़ियाल इज़ गैवियालिस गेंजेटिकस। द मोस्ट ऑफ घड़ियाल्स इन इंडिया आर फाउंड इन चंबल एंड गिरवा रिवर। IUCN हैज़ प्लेस्ड घड़ियाल्स इन द कैटेगरी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये जो घड़ियाल्स हैं इसको IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? CE घड़ियाल। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. List 1 is national park, list 2 is location. Kaziranga. Okay, they have asked for the districts. All right. काजीरंगा ये होगा आपका गोलाघाट नवगांव में, कुद्रेमुख चिकमंगलूर, साइलेंट वैली पालघाट, पेंच नागपुर। ठीक है, देखते हैं एक बार। काजीरंगा, गोलाघाट नवगांव, कुद्रेमुख चिकमंगलूर, साइलेंट वैली पालघाट और पेंच वैली नागपुर। ऑलराइट, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। ओके, तो सेकंड क्या है? पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वो नहीं है, बाकी तीनों लोकेटेड हैं। सो कावेरी बेसिन जो है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है? तमिलनाडु में, कर्नाटका, केरला और पुदुचेरी। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, ये सब कावेरी बेसिन में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इन तीनों जंक्शंस पे नहीं है, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी में नहीं है।
एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क हैज़ बीन स्टेब्लिश, तो पहला बटरफ्लाई पार्क जो बना, देखिए स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था महाराष्ट्र ने, ब्लू मॉर्मोन, और सेकंड जो स्टेट था डिक्लेयर करने वाला वो था कर्नाटका। अब हम बात कर रहे हैं कि पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ बना था, तो ये बना था बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलोर में। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क, इसका जो एंट्री गेट है वो ही पूरा बटरफ्लाई स्टाइल में बनाया हुआ है। सो डू विजिट इफ़ यू रीच बेंगलोर। सो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलोर में है, जिसको ये इंडिया का पहला बटरफ्लाई पार्क है। इसको बनाया गया था 1970 में और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था 1974 में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये फिर से वही डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चंस आ गए और ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो ये पिथौरागढ़ में है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर। तो मस्क डियर आपको कहाँ मिलेगा नेचुरल हैबिटेट में, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तराखंड में है, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या मानस नेशनल पार्क। तो देखिए मस्क डियर जो है वो आपको मिलेगा नेचुरली अस्कोट और गंगोत्री में। ये दोनों ही उत्तराखंड में, बोथ ऑफ दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड आर मोस्ट लाइकली places to find the musk deer in its natural habitat. Match list 1 with list 2. Tiger Reserve or State, बांदीपुर, मेलघाट, बुक्सा, पक्के। ठीक है, अब तक तो आपको ये रट गया होगा। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में है, मेलघाट महाराष्ट्र, पक्के अरुणाचल एंड बुक्सा वेस्ट बंगाल। कॉर्बेट नेशनल पार्क गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, तो इसको मिलता है पानी रामगंगा नदी से। कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क और यू कैन से इट द फर्स्ट नेशनल पार्क, सो इसको पानी मिलता है रामगंगा नदी से। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम कैपिटल टू ट्रॉपिकल टेम्परेट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट जो कि वेरी करता है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड आर्कटिक। कौन तो ये है नामदफा नेशनल पार्क। यहाँ पे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और टेम्परेचर एंड आर्कटिक सारे ही रीजन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बुक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। शुक्ला फांता या शुक्ला फैंटा जो भी है, तो ये शुक्ला फैंटा वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, शुक्ला फैंटा है नेपाल में, कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ वेस्ट नेपाल। ये 305 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये जो एरिया है इसको बैन किया गया था हंटिंग के लिए 1969 तक। 1976 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिक्किम, ये त्रिपुरा में है, सारामती पीक ये नागालैंड में है। ठीक है, ये दोनों सही है। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिजोरम की और नोटिफाई किया गया था 1985 में एंड डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व 1994 में। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है। सारामती इज़ अ पीक rising above the surrounding peaks at the mountainous border of Nagaland, India and the Seging region of Burma. Hence 1 and 3 are correctly matched. National park and river flowing through the park. Corbett National Park, इसमें देखिए रामगंगा निकलती है कॉर्बेट नेशनल पार्क से। काजीरंगा नेशनल पार्क, थिंक ब्रह्मपुत्र होनी चाहिए। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कावेरी, कि साइलेंट वैली से निकलती है कुंती फूजा। ये लीजिए, तो साइलेंट वैली से निकलती कुंती फूजा, कॉर्बेट से निकलती है रामगंगा और काजीरंगा से अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र, दीफ्लू, मोरा दीफ्लू एंड मोरा धनसिरी
ये रिवर्स फ्लो होती है काजीरंगा से। नेक्स्ट इज वेटलैंड्स एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। हरिके वेटलैंड, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, कोलेरू लेक। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। हरिके वेटलैंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्यास और सतलज पे है ये, तो ये बिल्कुल सही है कि जो हरिके वेटलैंड है वो व्यास और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे बन रहा है। फिर है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। तो ये है गंभीर और बाणगंगा नदी पर, बनास और चंबल पर नहीं है ये, गंभीर और बाणगंगा। और कोलेरू जो लेक है वो कृष्णा और गोदावरी डेल्टास के बीच में है। ठीक है, तो ये जो 3 वेटलैंड्स हैं, हरिके वेटलैंड ये व्यास और सतलुज पर ही है, केवलादेव है गंभीर और बाणगंगा पर, और कोलेरू है गोदावरी और कृष्णा नदी के पास। The first marine sanctuary in India with coral reefs, mollusks, dolphins, tortoise and various kinds of seabirds with its bounds has been established. तो ये पूछ रहे हैं पहली मरीन सेंचुरी जो है इंडिया में जिसमें कोरल रीफ्स, मोलस्क, डॉल्फिन, टॉर्टोइज और अलग अलग तरह के सी बर्ड्स वगैरह जो हैं वो कहाँ पर है। तो पहली मरीन सेंचुरी गल्फ ऑफ कच्छ में है। मरीन नेशनल पार्क इन द गल्फ ऑफ कच्छ इज सिचुएटेड ऑन द सदर्न शोर इन द ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ। 42 आइलैंड्स हैं जामनगर कोस्ट में इन द मरीन नेशनल पार्क। मोस्ट ऑफ देम ये सराउंडेड हैं आपके, मोस्ट ऑफ देम आर सराउंडेड बाय रीफ्स एक्चुअली। और 52 कोरल स्पीशीज, मॉलस्क, डॉल्फिन, टॉर्टोइज और ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। द क्लाउड गोट्स ऑफ द नीलगिरी इज़ फाउंड इन। तो क्लाउड गोट्स जो हैं वो पाए जाते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में। और ये बहुत ही रेयर स्पीशी होती है, इसको नीलगिरी तहार भी बोलते हैं। तो नीलगिरी तहार के नाम से आपने ज़्यादा सुना होगा, क्लाउड गोट्स इसका दूसरा नाम है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिस्ट 2 इज स्टेट। सो बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कनेर घाट वाइल्ड नेशनल पार्क, ओरांग सेंचुरी, उशकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो बोंडला जो है वो है आपके गोवा में। फिर कनेर घाट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। उसके बाद है ओरांग। ओरांग तो इसको काजीरंगा या मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं, ये आता है आपका असम में। उसके बाद है आपका उशकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लोकेटेड है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 3 2 1। ठीक है, तो 4 3 2 1 बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये रिपीटेड होंगी आपकी। इन कुछ चीज़ें जितनी इसमें दी हुई हैं एटलीस्ट आप बार बार पढ़ के उनको याद कर लीजिए, और कोई ऑप्शंस होते नहीं हैं, कुछ तो याद हो ही जाते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ की याद हो गई होगी। कुछ फेमस हैं लाइक लोकटक लेक हो गया या जिम कॉर्बेट हो गया, वो आपको किसी फैक्ट की वजह से याद हो गए। बट देर आर सर्टेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हमें याद करनी पड़ेंगी, जो रिपीटेडली या तो न्यूज़ में होंगी या फिर रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, तो उनको आप देख लीजिए। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो है गोवा में। उसके बाद कनेर घाट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद ओरांग सेंचुरी, ये तो फेमस है, तो ये आसाम में हो गई, ये आपको शायद याद भी हो। आसाम में 7 हैं वो अराउंड, वो आप याद कर लीजिए क्योंकि ये रिपीटेडली होते हैं, नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी सारी पूछ ली जाती हैं। उशकोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है ओडिशा में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सी है? ये टेम्परेट अल्पाइन जोन पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जोनल जो डिस्टिंक्शंस हैं ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाई जाती है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक, नेशनल पार्क। और ये भी पता होना चाहिए भाई कि ये कौन कौन से स्टेट में है, तो वहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं। सो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो कम्प्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में है और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड में। ये जो वैली है ये सिचुएटेड है इन द बैकड्रॉप ऑफ जास्कर रेंज ऑफ हिमालयाज।
द चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है केरला में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन, ये गुड़गांव में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव, हरियाणा। द बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु इज सिचुएटेड इन करिकिली, बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु करिकिली में है, ये 40 किलोमीटर दूर है चेन्नई से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर द नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका 30% एरिया जो है वो नेशनल पार्क्स में आ रहा है। देखिए भूटान में फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हमने देखे थे, अराउंड 86% थे, और यहाँ पर 30% से ज़्यादा एरिया में तो सिर्फ नेशनल पार्क्स ही हैं। तो भूटान में नेशनल पार्क जो है वो 12,922 किलोमीटर। अब देखिए इतना क्या बोल सकते हैं, शॉक्ड होने की भी ज़रूरत है, भूटान बहुत छोटा देश है, ठीक है। इंडिया में अगर हम 30% बोलेंगे तो यहाँ आप समझ लीजिए कि कितनी पॉपुलेशन जो है जो यहाँ बढ़ चुकी है ऑलरेडी, हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो गए हैं, तो वो कहाँ वे विल इट गो, ठीक। तो भूटान एक बहुत छोटा देश है और ऑलरेडी वहाँ ने फॉरेस्ट उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, अराउंड 86% तो आप समझिए फॉरेस्ट ही है। तो इधर मुझे वहाँ की डाइवर्सिटी के बारे में नहीं पता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट अगर इतना फॉरेस्ट है तो ट्राइबल्स जो होंगे या तो उनके अधिकार होंगे जो वहाँ रह रहे हैं, बाकी अदरवाइज़ कितना परसेंट बच रहा है जहाँ पे लोग रहेंगे। सो पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से है, हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आ चुकी है, तो इतना शॉक मत होइएगा। 30% एरिया पे उनके नेशनल पार्क्स हैं तो इट्स ओके, क्योंकि 86% फॉरेस्ट ही वो कैरी कर रहे हैं, तो उनके लिए नॉर्मल है। एंड बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट में दे यूज़ टू रिसाइड, इसीलिए उनका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को हम जनरली देखा जाता है, उन्होंने पहली बार रिलीज़ किया था। सो दे एक्चुअली बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट द क्वांटिटी ऑफ लाइफ, इसीलिए बहुत आप उनको सुनते नहीं होंगे लाइमलाइट्स में किसी भी वजह से। सो एनीवेज, तो ये है आपका भूटान में जो नेशनल पार्क है वो 12,922 स्क्वायर किलोमीटर, 12,922 स्क्वायर किलोमीटर पे फैले हुए हैं, जो कि 33.66% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का, ठीक है। इतना तो 33% हमने फॉरेस्ट के लिए टारगेट रखा है जो नहीं हो पा रहा है। द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड इज़ एट, तो ये सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है वो है क्यू इलाहाबाद, सॉरी इंग्लैंड, इलाहाबाद कहाँ से आ गया, क्यू इंग्लैंड, राइट। सो इलाहाबाद होता फिर ममफोर्डगंज बोलना नहीं, कौन सा फेमस जगह है, आई डो नॉट बिलोंग टू इलाहाबाद, बट मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फेमस जगह सुनी है वहाँ की। सो आई डोंट रिमेंबर, आई हैव सीन अ सीरीज दिस एस्पायरेंट, एंड वहाँ पे कुछ जगह का नाम लेते हैं completely in a forgetting stage. Anyways, हम यहाँ थे, तो लार्जेस्ट जो बॉटनिकल गार्डन है ऑफ द वर्ल्ड ये है क्यू पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे जो भी है, तो ये इंग्लैंड में है। और रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये क्यू लंदन में है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, 1759 में बनाया गया था, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने 2003 में डिक्लेयर किया। और इसका जो हैबिटेट, इट इज़ हैबिटेड टू मोर देन 40,000 फ्लोरल स्पीशीज़, तो 40,000 से ज़्यादा फ्लोरल स्पीशीज़ यहाँ पाई जाती हैं। बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि रिसेंटली ऐड किया गया था यूनेस्को की मैनर बायोस्फीयर रिजर्व में, ये कहाँ पर है, देखिए बुंदाला ये जो है इंडियन नहीं है, तो ये श्रीलंका में है ये बायोस्फीयर रिजर्व, और इसको मैप प्रोग्राम में इसको ऐड किया गया था। तो बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व ये साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका पे है, ये इंटरनेशनल विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे डेजिग्नेट किया गया था, और इसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में ऐड किया गया था, ठीक है। ये हमारे हो गए हाई लेवल क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा रिगार्डिंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे हम चैप्टर देखेंगे, और कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, 31 आर बेसिक, एंड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है देखिए इसमें, आई थिंक ये एक वीडियो में ही हो जाना चाहिए। 31 बेसिक क्वेश्चंस हैं और 14 हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, सो वील कंप्लीट इट इन वन वीडियो ओनली। और वैसे भी इसमें काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो वो तो हम एनीवेज जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के साथ जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सेंचुरीज़ एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। और
2024 की एडिशन की डिमांड एक फ्रेंड ने की थी इस कमेंट में। सो देखिए मेरे पास एक्चुअली अवेलेबल नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, अनअवेलेबिलिटी थी उसकी। तो without delay, because I have to start this and the exams were approaching, so I have started with this edition. कुछ ही क्वेश्चंस इसमें ऐड होंगे हार्डली, ठीक है, और वो क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम पेपर्स के फॉर्म में जहाँ से मिलेंगे वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। सो डो नॉट वरी अबाउट इट कि अगर बिल्कुल ही लेटेस्ट नहीं, आपको इस साल वाला नहीं मिल पाया है तो आपका बहुत कुछ छूट रहा है। देखिए आई हैव ऑल्सो बीन इन दिस फील्ड सिंस फ्यू ईयर्स, सो आई हैव गॉट टू नो दिस। तो इसलिए आप बहुत पैनिक नहीं इसके लिए करना है आपको, राइट। तो जो भी होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे। हमें बेसिकली ध्यान, अगर हम इतने ही बाय हार्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप एडिशन के लिए ना जाइए, जिसके पास है प्लीज़ कीजिए। मेरे को सॉफ्ट कॉपी में ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड विद दिस, ऑलराइट। लेकिन अगर किसी को भी लग रहा है तो आप उसको अपने बुक को ओपन कीजिए ना, 2-4 क्वेश्चन ही तो बच रहे होंगे हार्डली, ठीक है। तो वो हम कहीं ना कहीं तो डिस्कस करेंगे, वैसे भी मैंने इसके लिए बोला है कि वो हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि आप इतने ही क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, अगर आपने वो भी बाय हार्ट कर लिए, आप इसको मल्टीपल रिविजन्स आपने ले लिए, तो आप समझिए कि आपका घटना चक्र का जो प्रिपरेशन है वो 90, मैं 10% का लेवरेज इसलिए लेती हूँ कि बहुत बार होता है कि हम 1000 बार पढ़ने के बाद भी चीज़ें भूल जाते हैं, और वो नेचुरल है, स्वाभाविक है वो, ठीक। तो आप इसको मल्टीपल रिविजन्स में डालिए, एंड बिलीव मी, आप जितनी बार इसका रिविजन लेंगे, कैसे भी लीजिए, मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि आई एम नॉट सेइंग आपको लगेगा कि आई एम प्रमोटिंग दिस कि नहीं आप ये देखिए बार बार, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, इट इज़ अप टू यू, आपको जो जैसे ठीक लग रहा है आप कीजिए, बट मल्टीपल रिविजन्स लीजिए आप जिस भी एडिशन के ले रहे हैं। इसका जो जिस एडिशन से आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ गो एंड चेक आउट द चैनल, प्लीज़ ज्वाइन द चैनल। देखिए वहाँ पे आपको जितने भी पीडीएफ्स हम यहाँ पे करेंगे वो मैं वहाँ अटैच कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड डू नॉट वरी और पैनिक फॉर दिस, जैसे ही उसका लेटेस्ट एडिशन मुझे अवेलेबल होगा आई विल अपडेट you via the video and I will attach it in the Telegram channel, so do not worry about it. All right, so keep revising, keep studying, do check out the list of history and economics playlist. Jai Hind, Jai Bharat.